हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कागज नगर के लोकल समाचारों में। मैं हूं आपका होस्ट कौशिक और इस वीडियो को आपके लिए एडिट किया है हमारी एडिटर शोमा ने। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के न्यूज़ को। आज तारीख है 27 नवंबर 2024 की और दिन है बुधवार का। आज क्या क्या हुआ कागज नगर में सारी चीज़ें डिटेल के साथ जानेंगे इस एक वीडियो में। तो लगे रहिए इस वीडियो के साथ में, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने पहचान वालों तक जो कि कागज नगर के निवासी हैं, बाहर रहते हैं। हाँ, उन तक शेयर कीजिए, उनको बोलिए कि ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि उनको कागज नगर के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की सबसे पहले हेडलाइन से। हाईवे पर बाघ, गिर गए कपास के दाम, कब मिलेगा ऋतु भरोसा, किसान और आम आदमी। हॉस्टलों में बच्चों का बुरा हाल, पत्नी ने पति को निपटाया, बीआरएस पार्टी का संघर्ष, कहानी इथेनॉल कारखाने की। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से। आप यहाँ पे एक वीडियो देख रहे होंगे, इस वीडियो में आपको एक टाइगर दिख रहा होगा। जी हाँ, कागज नगर से कल कुछ लोग चंद्रपुर के तरफ जा रहे थे, जैसे वो बॉर्डर पे पहुंचे उनको ये टाइगर दिखाई दिया, उन लोगों ने वीडियो निकाल लिया। एक अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये जो हाईवे है जंगल में से गुजरता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे ने क्या किया है, इस जंगल के जानवरों को कोई तकलीफ ना हो इसीलिए हाईवे के ऊपर से एक ब्रिज बना दिया है। इस ब्रिज पे सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवर ही चल फिर सकते हैं, आम आदमी इस पे जा नहीं सकता क्योंकि पूरा बैरिकेडिंग करके रखे हैं। तो इसी ब्रिज के ऊपर के साइड से जो है टाइगर गुजरता हुआ दिखाई दिया ड्राइवरों को, तो ये वीडियो कैद हो गई। वन विभाग को इसके बारे में जानकारी मिल गई है, वो लोग आज आके सुबह सुबह यहाँ पे पूरा मार्किंग वगैरह किए और उन लोग अभी देख रहे कि टाइगर का कैसा क्या है। उन लोग टाइगर के ऊपर पूरी नज़र बनाए हुए हैं ताकि आगे चल के ये टाइगर किसी इंसान को प्रॉब्लम ना पहुंचाए, इस बात की सुनिश्चितता की जा रही है। अब चलते हैं दोस्तों अगली खबर पे जो कि है कपास से जुड़ी हुई। किसानों को बहुत तकलीफ हो रही दोस्तों। एक आर्टिकल निकल के आया है ईनाडू पेपर में जिसमें बताया जा रहा है कि पिछले 4 सालों में कपास के दाम लगातार गिरते जा रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो और उसका रेट गिरता जाए, आपका यूजेज महंगा होता जाए तो प्रॉफिट कम होगा, आप वो धंधा बंदिश कर देंगे। तो अभी किसानों के साथ भी ऐसा ही हो रहा दोस्तों। अक्टूबर के महीने में कपास का क्या क्या रेट था, ये चीज़ इस आर्टिकल में बताया गया है। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा 25 अक्टूबर 2021-22 इस साल में कपास का क्या रेट था। इस साल में कपास का रेट था 9,500 रुपये प्रति क्विंटल। अच्छा, अगले साल 26 अक्टूबर 2022-23 में कपास का रेट गिर के 8,250 रुपये हो गया दोस्तों। उसके बाद जब 31 अक्टूबर 2023-24 आई और रेटा गिर गए, कितना हो गया 7,200 रुपये। अच्छा, इस साल अक्टूबर 25 तारीख को फिर रेट निकाले तो रेट और गिरा हुआ मिला। इस साल तो सिर्फ 6,900 रुपये प्रति क्विंटल कपास का रेट मिला किसानों को। किसान परेशान है, क्या करना, रेटा गिरते जा रहे, लेकिन यूरिया का रेट, ट्रांसपोर्टेशन का रेट और हमाली का रेट ये सब तो बढ़ते जा रहा ना। किसान का सबसे बड़ा खर्चा है मजदूरी। क्यों? कपास तोड़ने के लिए बहुत सारे मजदूर होना। अब ये मजदूर बोल रहे कि हमारा रेट बढ़ाओ, 7 रुपये से 12 रुपये कर दो। अब इसके लिए किसान सोच में पड़ा हुआ है कि अब क्या करना है। अब प्रॉफिट ज़्यादा नहीं बच रहा, खर्चा हो रहा 100 रुपये, प्रॉफिट मिल रही 120 रुपये। पहले खर्चा होता था 80 रुपये, प्रॉफिट मिलती थी 200 रुपये। अब चूंकि प्रॉफिट कम होते जा रही, तो हम लोगों ने जो किसानों से बात की तो किसान लोग बता रहे थे कि उन लोग अभी कपास के अलावा कुछ नया उगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ भी ठीक नहीं है दोस्तों। आप लोगों को मालूम है कि नहीं कि हमारा जो इलाका है आदिलाबाद सेक्टर, ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसिंग इलाका है। हाँ, आप लोग जो सुने एकदम सही सुने, दुनिया की सबसे बड़ी कॉटन मंडी हमारी आदिलाबाद की है। सेकंड नंबर पे इंदौर है। अब ऐसा लग रहा है रेटा गिर रहे तो किसान लोग अभी छोड़ देंगे कपास उगाना, और चूंकि कपास कम उगेगा इसीलिए जो है हमारी ये जो सबसे बड़ी मंडी की डिमांड है ये भी कम हो जाएगी। तो क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में बताना ज़रूर। अच्छा, किसानों के बारे में ही एक और विषय पे अगली खबर आपको बताना चाहूँगा। आप लोगों को याद होगा अभी यासंगी पंटा का टाइम आ गया है, ठंडी के मौसम में जो है नई खेती शुरू होने वाली है। ऐसे में खेती शुरू करना बोले तो फिर पैसे होना। अब तक क्या था, किसान लोग कुछ साहूकारी से पैसे लेके या अपने प्रॉफिट में से पैसे लगा के खेती शुरू करते थे। लेकिन हमारे केसीआर साहब जैसे ही नया तेलंगाना बना, वो एक स्कीम लेके आ गए। क्या स्कीम थी? रैतु बंधु। जैसे ही किसान का जो टाइम आएगा बुआई का, उस समय में केसीआर साहब 4,000 रुपये 1 एकड़ के हिसाब से किसान के अकाउंट में डायरेक्ट डाल देते थे। इससे क्या होता था, कुछ खर्चा आने के लिए जो है हाथ खर्चा किसान को मिल जाता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी वाले क्या बोले थे, 5,000 रुपये देंगे। अब ये 1,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा सोच के कई किसानों ने जो है कांग्रेस को ताबड़तोड़ वोट दिए। लेकिन क्या हुआ,
सरकार बन के करीब करीब 1 साल होने को आ गई, अभी तक किसी भी सीजन का पैसा नहीं मिला है। किसान को रैतु भरोसा का भरोसा ही नहीं है। अच्छा, कई लोगों का तो ऋण माफ़ी हुआ, क्रॉप लोन माफ़ हुआ, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका क्रॉप लोन माफ़ नहीं हुआ है। वो लोग तो खून के आंसू रो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्या होता है इस बार भी किसान, अच्छा खेती बाड़ी एक और ऐसी चीज़ है ना दोस्तों, टाइम पे अगर शुरू नहीं करेंगे, पैसे आएंगे, जुगाड़ होगा तब करेंगे। अगर ऐसा रहा तो खेती में वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो कि अपने को होना। खेती एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट होती और उसको पर्टिकुलर टाइम पे ख़त्म करना पड़ता। क्या करेंगे, समय आ गया है, खेती करना है, वही साहूकारों के पास जाके पैसे मांगो, उधार लेके काम करना शुरू करो, जो प्रॉफिट आता रखो, बाकी का साहूकार को दे दो। यही है दोस्तों किसानों की लाइफ। अच्छा, चलेंगे अगली खबर पे। ये भी किसानों से जुड़ी हुई है। किसान और आम आदमी, इन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन हुआ है एक सर्वे में। ये सर्वे कौन कराए, एक एग्रीकल्चर बोर्ड होता है नाबार्ड नाम का, ये नाबार्ड वाले जो है ये किए हैं सर्वे, और दोनों टाइप के लोगों के सर्वे किए। वो लोग 100 किसानों से मिले और 100 आम आदमियों से मिले, उनसे मिलके चेक किए उनके पास क्या क्या संपत्तियां हैं। तो आइए देखते हैं कौन सी संपत्ति किसके पास ज़्यादा है। तो सबसे पहले चेक करें मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन किसके पास ज़्यादा है, किसानों के पास ज़्यादा मोबाइल फ़ोन है। अगर 100 किसान लोग हैं तो उसमें से 98% किसानों के पास मोबाइल फ़ोन है। जबकि बात करूं आम आदमी की तो केवल 96% आम आदमियों के पास ही मोबाइल फ़ोन है। अब दूसरी नंबर पे आती है टीवी। यहाँ पे भी किसानों को बढ़त देखने को मिली, 66% किसानों के पास में टीवी मिला है, और आम आदमियों की बात करूं तो मात्र 65% लोगों के पास में टीवी मिला है। टीवी के बाद नंबर आता है बाइकों का। जी हाँ, टू व्हीलर गाड़ियाँ। टू व्हीलर गाड़ियों में भी किसान आगे दिखाई दिए। 66% यानी 66% किसानों के पास में बाइक और स्कूटी अवेलेबल है। जबकि आम आदमियों की बात करें तो मात्र 54% आम आदमियों के पास में ही बाइक और टू व्हीलर है। माने आधे लोगों के पास ही है, बाकी आधे लोग बगैर बाइक के ऐसे वैसे लोगों का हेल्प लेके ऑटो में इधर उधर घूम रहे। अच्छा, फ्रिज की बात करेंगे तो 30% किसानों के पास में फ्रिज मिला। जबकि आम आदमियों की बात करें तो 33% आम आदमियों के पास में फ्रिज मिला है। और कूलर में भी किसान लोग फिर आगे बढ़ गए, 27% किसानों के पास में कूलर मिला है। आम आदमियों की बात करें तो मात्र 21% आम आदमियों के पास में जो है कूलर मौजूद है। अच्छा, कंप्यूटर में भी किसान पीछे नहीं है। 9% आम आदमियों के पास में कंप्यूटर लैपटॉप है, तो 7% किसानों के पास में भी कंप्यूटर लैपटॉप है दोस्तों, खाली 2% का फर्क है। तो ऐसा नहीं है कि किसान लोगों को लैपटॉप कंप्यूटर चलाना नहीं आता, वो लोग नहीं रखते हैं। अच्छा, कार की बात करेंगे तो कार में भी टफ कंपटीशन है। 5% किसानों के पास में कार है और 6% आम आदमियों के पास में कार है, तो 1% का फर्क है। एसी की भी नंबर आई है। 3% किसानों के पास में एसी मिला है और 5% आम आदमियों के पास में एसी मिला है। तो ये पूरा डाटा निकल के आया है दोस्तों। आप चाहे तो यहाँ फोटो देख सकते हैं, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आपको अगर काम में आएगी तो। ये थी दोस्तों सर्वे से जुड़ी हुई एक जानकारी। इसके अलावा अब चलते हैं किसानों के बाद किसानों के बाल बच्चों के बारे में, देखते हैं उनकी परिस्थिति कैसी है। आप ठंडी का मौसम है, नहाना बोले तो जान पे आ रही होंगी। अभी पानी गर्म करके नहाना, ठंडे पानी में नहीं नहाना, लेट से नहाना, ये सब अभी चीज़ें चल रहे। जो ठंडे पानी में नहा लिया वो बहुत बड़ा बहादुर, लेकिन सबसे ज़्यादा बहादुर है हमारे स्कूलों के हॉस्टलों के बच्चे। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ फोटो, हॉस्टलों में कैसा नहाते बच्चे, एक के ऊपर एक लड़ झगड़ के नहाना पड़ता। एक ही टांकी रहती, उसमें पानी भर देते, नहा लो। अब वो पानी तो गर्म नहीं रहेंगी, ठंडी रहेंगी। उसको गर्म करने के लिए सोलर हीटरों की व्यवस्था कुछ हॉस्टलों में करे, लेकिन वो चलती नहीं चलती कोई गारंटी नहीं है। कुछ हॉस्टलों में ये चल रही, लेकिन कई ऐसे हॉस्टल है जहाँ पे सोलर हीटर काम नहीं कर रहा है। बच्चे बेचारे, ऐसा इन लोगों को रोज ऐसी नहाना पड़ता, ऐसे ही इन लोगों का जो है जिंदगी चल रहा है। हॉस्टल के बच्चों के ऊपर कितनी यातना हो रही, कितनी प्रताड़ना हो रही, इसके केसेस आप लोग पिछले कुछ दिनों में देख रहे होंगे। तो ये है दोस्तों हॉस्टल की खराब हालत। कुछ दिनों पहले एक बच्ची जो है फूड पॉइजनिंग के कारण गुजर गई। उस बच्ची का जो है वानखेड़ी में एक हॉस्टल है, गवर्नमेंट हॉस्टल, वहाँ वो पढ़ती थी। पढ़ते वक्त वहाँ पे तो खाना वाना फ्री में खिलाते ही हैं, तो खाना गलत खा ली, वहाँ बना गलत, कुछ तो भी एक गड़बड़ हुआ, फूड पॉइजनिंग हो गया और वो बच्ची चले गई। तो उसके वजह से वो जो हॉस्टल में गड़बड़ियाँ हो रही, इसके वजह से कल स्टूडेंट यूनियन लोग मिले और आज यानी 27 नवंबर को स्कूल कॉलेज सब बंद रखने का इन लोग आह्वान किए। तो ये थी दोस्तों खबर।
बच्चों से जुड़ी हुई। अब आते हैं बंगाली कैंप में, 2 नंबर गांव, एक बहुत बुरी घटना घट गई। वहां पे क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको इससे पहले ये बता दूं कि आप लोग यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कोई हार्ड खबर हम लोग डायरेक्टली नहीं बता सकते, इसीलिए आपको जो है यहाँ पे पूरी फोटो वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा है, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल दिखा रहा हूँ बस। और मैं खुद ऐसा कोई हार्ड वर्ड यूज़ नहीं करूँगा जिससे कि हमारा ये यूट्यूब का वीडियो बैन हो जाए, तो आपको बस थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो दोस्तों कुछ दिनों पहले से क्या हो रहा था, 2 नंबर गांव में एक 44 साल के व्यक्ति थे दुलाल सरकार, उनका और उनकी वाइफ का, मतलब सरस्वती सरकार का बहुत आए दिन झगड़ा मसला होते रहता था। और उनकी वाइफ बोलती है कि दुलाल हर कुछ दिन पे शराब पी के आ जाते थे, झगड़ा करते थे, और इसके वजह से मतलब दोनों के बीच में तनाव रहता था। और ये उसके बाद क्या हुआ, कुछ वाद विवाद हुआ दोनों के बीच में, बातचीत में चिल्ला चिल्ली हुई, और उसके बाद में जो सरस्वती सरकार है ये अपने बच्चे का क्रिकेट बैट उठाई और दे दी एक शॉट, इतने में दुलाल सरकार आउट हो गया। बाकी आपको समझने की देरी है, मैं इशारों में बता दिया क्या हुआ क्या नहीं। बहुत बुरा हुआ ये मसला, और बाद में अब क्या होता नहीं होता अभी इसके बारे में पुलिस के ऊपर जो है देखने वाली बात रहेगी। पुलिस को इसकी खबर दे दी गई है। गांव में तो ये मसला बहुत फेमस हो गया, टाम टाम हो गया, चर्चे में आ गया। खैर दोस्तों, शराब कितनी बुरी चीज़ है, ओवर लिमिट में पी लिए या चिल्लर वाली पी लिए तो कितना बुरा असर करती है आप समझ ही सकते होंगे। तो शराब वैसे तो अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ है, और अंग्रेज़ तो कच्ची लिकर पीते नहीं होंगे 100 रुपये क्वार्टर वाली, उन लोग तो अब समझ ही रहे होंगे बड़े ब्रांडा पीते होंगे। हाँ, एक गिलास आती होंगी उसमें 200 रुपये की। तो अब हम लोगों को नशेड़ी बना के वो लोग चले गए, अब हमारे ऊपर है हम लोग नशेड़ी बनना, बुरा वाला नशेड़ी बनना या क्या बनना हमारे ऊपर है। तो ये थी दोस्तों इससे जुड़ी हुई खबर। अब बढ़ते हैं अगली खबर पे, जो कि है बीआरएस पार्टी से जुड़ी हुई। अभी केसीआर साहब को ऐसा लग रहा कि बीआरएस पार्टी बहुत ठंडी हो गई, कुछ करना पड़ेगा, तो दीक्षा दिवस बोल के एक दिन बनाए। कब है ये? 28 नवंबर को है, कल। तो दीक्षा दिवस होने वाली है। दीक्षा दिवस में क्या होता, आने वाले कुछ चुनाव है, लोकल चुनाव है, पंचायत इलेक्शन है, म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन है, और छोटे बड़े इलेक्शन है। इसमें अभी बीआरएस पार्टी फिर से खड़ी होना, जीतना, अपना कैडर तैयार करना, उसके लिए क्या करेंगे बीआरएस पार्टी वाले अपने नेताओं को, जो बड़े लीडर हैं जितने डिस्ट्रिक्ट लेवल के, टाउन लेवल के, जो लेवल के बड़े चेहरे हैं, इन लोगों को दीक्षा दिलाएगी कि भैया कसम खाओ, आगे चल के अच्छा काम करके बीआरएस पार्टी को जिताना है, धोखेबाजी नहीं करना है। तेलंगाना बोले तो बीआरएस पार्टी, और बीआरएस पार्टी बोले तो तेलंगाना। जब तक इस दुनिया में तेलंगाना है, बीआरएस पार्टी को यहाँ से नहीं हटा सकते, ऐसा दीक्षा लेने का है। ये बोल के एक नोटिस जारी किए केसीआर साहब। इसकी तैयारियां खूब चल रही। आसिफाबाद में जो एमएलए है कोवा लक्ष्मी, वो अपने कैडर को तैयार कर रही कि अच्छे खासे ग्रैंड लेवल का दीक्षा दिवस होना। वहीं पे कागज नगर में भी ये जिम्मेदारी आरएस प्रवीण कुमार साहब को मिली है कि वो फिर से बीआरएस पार्टी का अच्छा खासा कैडर खड़े करना। आप लोगों को पता ही होगा कि बीआरएस पार्टी में कोनेरू कोनप्पा साहब थे, वो इलेक्शन हारने के बाद कांग्रेस पार्टी में चले गए, तब से बीआरएस पार्टी की पूरी पत्ता हवा हो गई यहाँ से। और कुछ बचे कुचे थे, वो भी दांडे विठल साहब अपने साथ लेके कांग्रेस में घुस गए। तो बीआरएस पार्टी में अब क्या होना, कागज नगर में तो कुछ नहीं होना, लेकिन आरएस प्रवीण कुमार जब से बीआरएस में आए हैं, थोड़ी बहुत ऐसी उम्मीद लग रही कि बीआरएस पार्टी में भी कुछ जान बाकी है। वैसे अभी बात करूं पॉलिटिक्स की, तो कागज नगर में सबसे मजबूत तरीन कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो वो कांग्रेस है, सेकंड नंबर पे बीजेपी है। बीआरएस बहुत ही कमजोर हो गई है पहले से। उम्मीद करूंगा एक अच्छी पॉलिटिकल लड़ाई होना बोले तो बीआरएस पार्टी भी थोड़ी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कागज नगर में। तो इसके बारे में आपके क्या ख्यालात है, कमेंट में एक बार अच्छे से बताइएगा जरूर। अच्छी बात, चलते हैं अब अगली और आज की आखिरी खबर में। दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये थोड़ी लंबी खींचने वाली खबर है। एक्चुअली ये न्यूज़ नहीं है, ये एक स्टोरी है। कागज नगर के पास अंकुशापुर बोल के गाँव है। अंकुशापुर कागज नगर से करीब 12 या 15 किलोमीटर कुछ रहता। अपना नजरुल नगर है, नजरुल नगर में 1 नंबर गांव, 2 नंबर गांव, ऐसे छोटे छोटे विलेजेस हैं। वैसे अंकुशापुर ग्राम पंचायत के अंदर में गोंदी बोल के एक छोटा सा गांव है। जाने के लिए रोड भी नहीं है उधर। लेकिन क्या हुआ, कुछ 1-1.5 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एक नियम लागू करी कि हर स्टेट के पास में उनका 2 इथेनॉल प्लांट रहना। इथेनॉल क्या है? केमिकल है। ये केमिकल को क्या करते? पेट्रोल में मिलाते। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सोच रही, पहले तो 100 लीटर पेट्रोल लाती थी मान लीजिए, अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही कि 80 लीटर इस पेट्रोल लाएंगे, 20 लीटर नहीं लाएंगे, उस 20 लीटर में अपन इथेनॉल मिला लेंगे। तो क्या होता, 100 लीटर बन जाता और 20 लीटर बाहर से लाने नहीं पड़ते। और इथेनॉल बड़ी कमाल की चीज़ है दोस्तों, ये कचरे से बनती, मतलब आपका जो गन्ना यूज़ हो गया सो गन्ना, उससे
आप इथेनॉल बना सकते। ख़राब क्वालिटी का कोई ये जवारी हो गई, उससे आप इथेनॉल बना सकते। ऐसे जो पुराने सड़े गले टाइप के जो खेती के आइटम बच जाते, उससे आप इथेनॉल बना सकते हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोली थी कि हर स्टेट में 2 इथेनॉल की फैक्ट्री लगाना जरूरी है। मैं गोंदी की बात आपको क्यों बताया बोले तो वहाँ पे एक इथेनॉल फैक्ट्री लगाने का काम स्टार्ट हुआ। हाँ, कागज नगर के पास एक अच्छी खासी इथेनॉल फैक्ट्री आ गई थी। अब ये इथेनॉल फैक्ट्री का काम स्टार्ट हुआ, चलते चलते अचानक से क्या हुआ, वहाँ पे पॉलिटिक्स चालू हो गई। ये पॉलिटिक्स कौन करा, वहाँ पे सुनने में आया कि ये इथेनॉल की जो फैक्ट्री का काम मिला है, ये कांग्रेस के लीडर रावी श्रीनिवास के कुछ परिचय के लोगों को मिला है। अब ये बात तो अच्छी नहीं लगती अपोजिशन को, तो ऐसे में जो बीआरएस पार्टी के नेता है, क्या नाम है, आरएस प्रवीण कुमार, उनको थोड़ा बुरा लग गया कि अरे ऐसा कैसे हो जाता, इथेनॉल की फैक्ट्री पे अब उनका ही राज है, हर बिजनेस में उन लोग ही है, अपने को क्या मिलता। तो ऐसे में आरएस प्रवीण कुमार क्या किए, एक दिन घूमते घूमते गोंदी पहुंच गए। पहुंचने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिए कि एक आम आदमी, एक किसान जब खेती करता तब उसकी खेत छीन लेते फॉरेस्ट वाले, बोलते कि टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे नहीं आना बोलते, गांव का गांव उखाड़ के फेंक देते, ये करते वो करते। लेकिन जब एक फैक्ट्री की टाइम आई तो यहाँ टाइगर रिजर्व नहीं दिख रहा है इनको। गोंदी एक टाइगर रिजर्व के अंडर में आने वाला गाँव है। यहाँ पे बहुत सेंसिटिव मैटर है, यहाँ पे इकोलॉजी बहुत सेंसिटिव है। यहाँ फैक्ट्री खोले तो आस पड़ोस के इलाके में जंगल खाली हो जाते, जानवर भाग जाते, आए दिन टाइगर आते रहता, ये सब चीज़ आपको नहीं दिखाई दे रही क्या बोल के ऐसा एक वो टीका टिप्पणी कर दी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर। अब क्या करना, वो भी तो कोई हल्का आदमी नहीं है, पहले वो भी यहाँ के आईपीएस ऑफिसर थे बहुत बड़े, तो उनकी बात तो ऊपर तक जानी है। ऐसे में क्या हुआ, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदमी हैं वो लोग गोंदी आ गए, आके वन विभाग से पूछे क्या ये टाइगर जोन है। तो वन विभाग वाले बोले हाँ ये टाइगर जोन तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पे है, यहाँ तो नहीं है फैक्ट्री के साइड पे। तो ये सब पॉलिटिक्स चली, पॉलिटिक्स के चक्कर में पेपरा बढ़ गए, पेपरा बढ़ने के चक्कर में कोर्ट के केस आ गया। ऐसे में क्या हुआ, हमारे कागज नगर में जो इथेनॉल की फैक्ट्री लग रही थी उसको लग गया स्टे ऑर्डर, अब वहाँ पे कोई काम नहीं हो सकता। अच्छा, ये चीज़ लेके फिर ऊपर डिस्कशन हुआ। अब सेंट्रल गवर्नमेंट वाले तो अपना टाइम लिमिट दे दिए कि फला टाइम तक अपने को इथेनॉल की फैक्ट्री बनाने का काम होना। तो पूछे होंगे क्या हुआ, इथेनॉल की फैक्ट्री कितने देर दूर बनी, तो हमारे रेवंत रेड्डी साहब बताए कि ऐसा ऐसा काम रुका हुआ है, तो बोले कहीं और शिफ्ट कर दो। तो रेवंत रेड्डी साहब क्या करे, निर्मल जिले के दिलावरपुर गांव में हमारा कागज नगर का इथेनॉल फैक्ट्री शिफ्ट करने का ऑर्डर दे दिए। देने का ऑर्डर भी कैसा दिए, जमीन वमीन नहीं देखे, मैप निकाले, मैप के अंदर उनको जो समझ में आया वो खेत के ऊपर मार्किंग करके बोल दिए कि अब से ये इथेनॉल फैक्ट्री की जगह है। अब जिनके खेत है वो परेशान। सभी लोग क्या करें कि मुख्यमंत्री का जो ये ऑर्डर आ गया अचानक से, इसको लेके विरोध प्रदर्शन चालू करें कि हमारा खेत तो आप ले लोगे, क्या गारंटी है हम लोगों को इसके बदले नौकरी मिलती, क्या मिलता क्या नहीं मिलता। तो ऐसे में अचानक से जो फैसले ले लेते ना रेवंत रेड्डी, उनके वजह से उनको बहुत माइनस हो रहा है। यहाँ पे भी माइनस हो गया। अचानक से वो कागज नगर का जो इथेनॉल फैक्ट्री है उसका काम रुका दिए। ऐसी अचानक से एक नया इथेनॉल फैक्ट्री का काम जो है दिलावरपुर में ऑर्डर पास करा दिए। अब जैसे वहाँ कलेक्टर साहब गए मार्किंग के लिए तहसीलदार को लेके, तभी प्रोटेस्ट चालू हो गया। बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट चालू हुआ और पब्लिक नाराज हो गई। पब्लिक बोल रही कि यहाँ पे तो इथेनॉल की फैक्ट्री बनने हम नहीं देते, तेलंगाना में कहाँ पे भी बंजर जगह होगी वहाँ पे जाके खोल लो। अब वहाँ पे क्या होता नहीं होता पता नहीं। वहाँ पे बीजेपी के जो लीडर है, वहाँ के एमएलए, वो बोले कि पब्लिक जैसा बोलती, पब्लिक का सेंटीमेंट वैसा हम मानते, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो ये है दोस्तों इथेनॉल फैक्ट्री की कहानी। आपको क्या लगता कि कागज नगर का इथेनॉल फैक्ट्री खुलना चलना, या फिर जैसा है वैसी स्टे ऑर्डर लग के इसको कहीं और बेच देना? तो ये क्या हो रहा है, इसका असर कागज नगर के ऊपर कितना पड़ेगा पता नहीं। अब जितना मुझे मालूम है, इथेनॉल की फैक्ट्री अगर से खुल गई कागज नगर में तो गोंदी गांव थोड़ा सा डेवलप होता, वहाँ के एरिया में रियल एस्टेट के प्राइजेस बढ़ते, वहाँ दुकान मकान सब बन जाता। उसके अलावा वहाँ के 800 तक लोगों की कैपेसिटी रहती काम करने की एक इथेनॉल फैक्ट्री में, तो उसमें से भी कुछ 100-200 लोगों को नौकरी मिलेंगी, लोकल वालों को, कागज नगर वालों को भी मिलेंगी, क्योंकि कागज नगर के लोगों का ही वो इथेनॉल फैक्ट्री है। तो ये थी दोस्तों कागज नगर की और आस पड़ोस की खबर। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मैं इस बीच में थोड़े दिन गुड मॉर्निंग कागज नगर का एपिसोड नहीं बना पाया, कोशिश करूंगा धीरे धीरे उसको फिर से बताने की, ताकि आपको उसमें डेली ट्रेन का जो बहुत फेमस हो गया वो ट्रेन वाला सेक्शन, ट्रेन के अपडेट्स टाइम टू टाइम देता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।